नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू SCKG स्टडी एंड SCKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ असिस्टेंट LDC के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, इस चैनल पर हम कंप्लीट प्रिपरेटरी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। ESIC में LDC जो हो रहे हैं उनके लगभग सभी पोस्ट के लिए लगभग पूरे के पूरे प्रिपरेटरी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपको करना यही है, सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली 3 बार देख लेना। 3 बार देख लेंगे, नहीं भूलेंगे आप। एक बार देखेंगे, भूलने के चांसेस रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप देखें, कंटिन्यूसली 3 बार देखें। अगर जरूरत पड़े तो स्पीड बढ़ा करके देखें, लेकिन कंटिन्यूसली 3 बार देखें। उससे क्या हो जाएगा कि आप कंठस्थ हो जाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो इस सेशन में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का ही डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम उस पार्टिकुलर चैप्टर को लर्न करते जा रहे हैं। पर्पस ये है कि अगर उस चैप्टर का कोई दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, देन वी शुड बी एबल टू आंसर इट। राइट, शुरू करें। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पेपर 2 है 2013 का, जो असिस्टेंट LDC के लिए हु इज गोइंग टू अपीयर? UDC हु हैज कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज। जो UDC 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट LDC। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर, इस बार का जो क्वेश्चन होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसलिए आपको ये बुकलेट नहीं मिलेंगे अब। पहले बुकलेट मिलता था, इसलिए हमने आपको बुकलेट दिखा दिया। बुकलेट की सीरीज होती थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर भी बुकलेट की सीरीज होती है। राइट, ये देखिए 2 आवर का टाइम, 2 आवर है। टोटल मार्क क्वेश्चन, हाँ, टाइम 2 आवर है, टोटल क्वेश्चन 100 है और 100 मार्क्स के असिस्टेंट के पेपर, सेकेंड पेपर का है ये। ठीक है, 2013 में 1 बजे से 3 बजे ये लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है। तो ये असिस्टेंट का ये सिलेबस है, ये UDC का सिलेबस है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है ना। असिस्टेंट में पेपर नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज है, UDC में पेपर नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज है। असिस्टेंट के एग्जाम के लिए पेपर नंबर 2 ESI स्कीम एंड ऑफिस प्रोसीजर है। UDC के लिए पेपर नंबर 2 ESI स्कीम एंड ऑफिस प्रोसीजर है। सिर्फ पेपर नंबर 3 जो है इसमें असिस्टेंट के लिए, इट इज समथिंग मोर देन अरिथमेटिक, जबकि UDC के लिए सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक है। क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। तो जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा, एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज समझ करके यू कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे लैंड करते। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब पोर्शन हिंदी में पढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डॉट डॉट द्वारा विक्षिप्त घोषित कर दिया जाता है, तो वह ESI निगम के एक सदस्य के रूप में चुने जाने अथवा बने रहने के अयोग्य हो जाएगा। बात किस चीज की हो रही है? कॉर्पोरेशन मेंबर की बात हो रही है। और पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द ESI corporation if he is declared to be unsound mind by। तो ESI कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेशन इज द अपेक्स बॉडी है, और इसी कॉर्पोरेशन के चलते इसको ESIC कहा जाता है। कॉर्पोरेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी कैटेगरी दी हुई है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसमें से कौन अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर सकता है।
A member is unfit because of unsoundness mind. Who is going to declare? Competent medical professional, medical institution, competent court, any of the above. तो चूंकि ये अपेक्स बॉडी है ईएसआई का कॉरपोरेशन, इसलिए इसके मेंबर को हल्के में नहीं ले सकते, इनके मेंबर को ऐसे ही डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। इसलिए इनकी कॉम्पिटेंसी जो होती है दैट लाइज विद द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड whether that member is of sound mind or unsound mind, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सन, हाउ मेनी पर्सन रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज इन ईएसआई कॉर्पोरेशन। तो ये भी ईएसआई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी ईएसआई से कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 है, ठीक है। एवरी स्टेट के लिए 1 मेंबर होंगे और सारी यूनियन टेरिटोरीज को मिला करके 1 मेंबर होगा। अच्छा होगा कि हम लोग कॉर्पोरेशन के बारे में स्टडी कर लें, ईएसआई कॉर्पोरेशन के बारे में स्टडी कर लें। मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का बस तरीका वो बदल देते हैं, फैक्चुअल पोजीशन बदल देते हैं, लेकिन इस बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं। आइए पहले हम ये कंस्टिट्यूशन बोर्ड ईएसआई कॉर्पोरेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, राइट। देखिए, तो चैप्टर 2 है ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट का चैप्टर 2 जो है, उस चैप्टर 2 में कॉरपोरेशन के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में, इन तीनों के बारे में डिटेल से दिया गया है। सेक्शन 3 से शुरू होता है, सेक्शन 3 से शुरू होता है कॉरपोरेशन के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या कहते हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम such date as the central government may by notification in the official gazette. With effect from such date as the central government may by notification in the official gazette appoint in this behalf, there shall be established for establishment of a scheme of the ESIC in accordance with the provisions of this corporation known as ESIC Employee State Insurance Corporation। तो सेक्शन 3 का जो पॉइंट 1 है, इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो 1948 में पास हो गया, कॉरपोरेशन कब से बनेगा? जो ईएसआई का जो कॉरपोरेशन है वो कब से बनेगा? तो वो तब से बनेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। किस पर्पज के लिए है ये? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईएसआई कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। ईएसआई स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग के तौर पे जो अपेक्स बॉडी होगी दैट विल बी नोन एज एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको कॉरपोरेशन बॉडी कहते हैं। हाँ, द कॉरपोरेशन शैल बी अ बॉडी कॉरपोरेट बाय द नेम ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कॉरपोरेशन परमानेंट नेचर का है, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेंबर चेंज हो सकते हैं, कॉरपोरेशन डिसॉल्व नहीं होगा, कॉरपोरेशन परमानेंट बॉडी है एंड हैज ए कॉमन सील। तो जो भी परमानेंट बॉडी होती है उनकी एक कॉमन सील होती है। एंड शैल बी सेड नेम क्यू एंड बी क्यू, मतलब ईएसआई कॉरपोरेशन के नाम पर कोर्ट में केस फाइल किए जा सकते हैं कॉरपोरेशन के द्वारा या अगेंस्ट द कॉरपोरेशन। ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन इसको बोलते हैं लॉ में। तो ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन बन जाता है इसको कॉरपोरेट करने के बाद, राइट। अब आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, सेक्शन
कोर्ट से रिलेटेड। द कॉर्पोरेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, कौन कौन होंगे? अ चेयरमैन, चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन डिसाइड करती है, नॉर्मली लेबर मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन नॉर्मली लेबर सेक्रेटरी को वाइस चेयरमैन बनाते हैं। नॉट मोर देन 5 persons टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के अलावा 5 और पर्सन को अपॉइंट करेगी। और 1 person ईच रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द स्टेट, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक ऑफिसर को, हर एक स्टेट डिसाइड करेगी कि वो किसको नॉमिनेट कर रही। तो 28 स्टेट के लिए 28 मेंबर्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। एक चेयरमैन हो गए, एक वाइस चेयरमैन हो गए, नॉट मोर देन 5 पर्सन यहाँ हो गए, तो 1 2 और 5 7 एंड 28 35 तो यहीं पर हो गए। आगे बढ़ी, 28 स्टेट है तो टोटल मिला के यहाँ पर 35 हो गए। आगे देखिए और कितने मेंबर होते हैं? 1 person टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटोरीज। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन था ये 1 person 2 person 3 person 4 person। तो आंसर है पूरे के पूरे यूनियन टेरिटोरी है। एक यूनियन टेरिटोरी के लिए एक पर्सन ऐसा नहीं है, ओनली 1 person फॉर द एंटायर यूनियन टेरिटोरी टू रिप्रेजेंट, ठीक है। अब 10 person रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, 10 person रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय, 2 persons रिप्रेजेंटिंग मेडिकल प्रोफेशन, 3 members ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 2 जो होंगे वो 2, हाँ, जिसमें से 2 members जो होंगे वो लोकसभा के होंगे, हाउस ऑफ द पीपल, एंड 1 member जो होंगे वो राज्यसभा के होंगे। एंड फाइनली डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफिस। तो जो भी डायरेक्टर जनरल होंगे बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ही विल बी मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो जो भी डीजी बनेंगे वो बाय डिफॉल्ट ही विल बी एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो टोटल कितने हो गए मेंबर? टोटल मेंबर्स हो गए 62। फर्स्ट पेज में हमने कुछ काउंट किए थे, 35 तक काउंट किए थे, और यहाँ पर बाकी। तो 62 टोटल कॉर्पोरेशन मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग डीजी, 62 याद तक, राइट। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये तो मेंबर्स हो गए। अब वो कितने समय तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं? तो यहाँ पर 5 के 1 में लिखा है अदर देन ए बी सी डी ई। ए बी सी डी में क्या था? ए में चेयरमैन लेबर मिनिस्टर, बी वाइस चेयरमैन लेबर सेक्रेटरी, सी सी में थे इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है लोकसभा और राज्यसभा के 3 मेंबर को, और उसके बाद से ये जो डी और ई जो है स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज का, तो ये जो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है वो डिसाइड करती है। उनको छोड़कर ये लोग जो है इनको छोड़कर कह रहा है कि इनको अदर देन द मेंबर, इन लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग होंगे वो नॉर्मली दे विल बी मेंबर फॉर 4 ईयर। नोट कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई को छोड़ करके, जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको छोड़ करके बाकी सब मेंबर 4 ईयर के लिए बोर्ड के मेंबर होंगे, ठीक है। Provided that a member of the corporation said notwithstanding the expiry of the said period continue to hold until the, हाँ, जब तक अगला अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक जो भी मेंबर है एग्जिस्टिंग में है ही विल कंटिन्यू टू बी मेंबर, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन रेफर टू, अब जो इनको एक्सेप्ट किए थे
इनका क्या कंडीशन है? दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट जब तक रहेगी वो अपने आदमी को रखेगी। लेबर, अगर जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसका जो लेबर मिनिस्टर है, उस लेबर मिनिस्टर बाई डिफॉल्ट चेयरमैन रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक गवर्नमेंट के नहीं रहेगा। गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये ABCDE वाले भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट, हाँ रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर डिसीजन, तो कॉरपोरेशन के जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे डिसीजन DG साइन करेंगे। ये मान के चला जाएगा कि DG ने अगर कुछ साइन किया है तो इट हैज द अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन मेंबर। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, ये था ना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो डिस्क्वालिफिकेशन था, यहाँ पर सेक्शन 13 में है। और पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज, तो ये सही कॉरपोरेशन का हो, स्टैंडिंग कमेटी का हो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का हो, इनके मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के ये सब ग्राउंड है। क्या है? इफ इज डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और इफ इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, कर्जा ज्यादा हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उनका इंटरेस्ट अगर कहीं पे है तो, और नहीं तो इफ दे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगर कन्विक्टेड हुए हैं तो भी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो डिस्क्वालिफिकेशन के ये 4 ग्राउंड बनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन, टू क्वालिफाई फॉर एक्सटेंडेड टेक्निक बेनिफिट ESB, an insured person should have been in continuous service for how many years? अब आंसर क्लिक हो गया है, तो आंसर इज 2 ईयर। हाँ, हमारे पास ESI में हम कुछ बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉयज को, तो उस बेनिफिट को, जितने बेनिफिट देते हैं उनके कुछ कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया होता है। वो कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया मीट करेंगे तभी उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है और वो बेनिफिट क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते करते अब हम ESI स्कीम के सारे बेनिफिट को भी एट ए ग्लैंस देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या है? मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जिस दिन IP ज्वाइन करता है, जिस दिन IP ज्वाइन करता है इनटू इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब IP का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस दिन से मेडिकल बेनिफिट स्टार्ट हो गया फ्रॉम डे 1। डे 1 से मेडिकल बेनिफिट का फायदा उनको मिलेगा। किसके लिए होता है? क्या उसमें कवर होता है? फुल मेडिकल केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर IP एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। तो सेल्फ एंड फैमिली के लिए फुल मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा रहती है, जो मेडिकल बेनिफिट में प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या है? मेडिकल बेनिफिट टू रिटायर्ड पर्सन, डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज हर स्पाउस। 10 रुपए के पेमेंट में, जो लोग ब्रांच ऑफिस में वर्क करते हैं उनको पता है कि कोई रिटायर्ड IP आते हैं, 120 रुपीज का हम उनको रिसीट काट के देते हैं। 120 रुपीज क्यों? 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से फॉर 12 मंथ इंटू 10, तो 120 रुपीज receipt is given, and one turned on receipt of 120 rupees, he is permitted to avail full medical care even after retirement. This is during the service and this is the after retirement. We are talking about institute person benefit. ठीक है। सिकनेस बेनिफिट, ब्रांच ऑफिस वालों को पता है जब कोई IP बीमार पड़ते हैं
तो मेडिकल ऑफिसर एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑब्टेंशन उनको देते हैं, रेगुलेशन सर्टिफिकेट जिसको करते हैं। तो रेगुलेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको सिकनेस बेनिफिट पे किया जाता है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि पेमेंट फॉर एटलीस्ट 78 डेज इन द रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड। कंट्रीब्यूशन पीरियड 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होगा वो 6 मंथ का, उसमें 78 डेज, 6 मंथ मतलब 180 डेज तो होता ही होगा ना। तो 180 डेज में कम से कम 78 डेज तक तो काम किया हो। अगर उससे कम काम किया है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट। 70% ऑफ डेली एवरेज वेजेस उनको मिलता है, तब तक मिलता है जितने दिन का डॉक्टर लिखे रहते हैं। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, कि कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर इज रिक्वायर्ड टू अवेल एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसमें 80% ऑफ डेली एवरेज वेजेस। अब इसको काउंट करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? सिस्टम अपने आप, ईआरपी अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेता है। इनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट, जो सिकनेस बेनिफिट का रूल है वही रहेगा। डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट जो होता है वो टेम्पोररी भी होता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो जो टेम्पोररी डिसेबलमेंट है और जो परमानेंट डिसेबलमेंट है, ये नॉर्मली एक्सीडेंट वगैरह से लेकर के होता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के चलते होता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कब होगा? जब वो एम्प्लॉयमेंट में होगा। ब्रांच मैनेजर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो जो टीडीबी मिलता है वो टीडीबी 90% ऑफ द डेली एवरेज वेजेज मिलता है। और जो पीडीबी मिलता है वो कितना उसका लॉस परसेंटेज हुआ है, डॉक्टर लिख के देते हैं, मेडिकल बोर्ड लिख के देता है कि कितना उसका परसेंटेज लॉस है, उतना उसको मिलता है। डिपेंडेंट बेनिफिट, ये बेसिकली आईपी अगर सर्विस में रहते रहते ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट होता है, आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, और उससे अगर गुजर जाते हैं, निधन हो जाता है, इफ ही डाइज, तो उसके बेसिस पे उनके डिपेंडेंट को ये बेनिफिट दिया जाता है। द डिसीज शुड बी एन एम्प्लॉय ऑन द डेट ऑफ द फेटल एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट रिपोर्ट जब हम सबमिट करते हैं बीइंग ब्रांच ऑफिस मैनेजर, और RO/SRO उसको अप्रूव करता है, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि ही वाज एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 297। ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज है, किसको किसको मिलता है। विडोज को मिलता है, विडोड मदर को मिलता है, लेजिटिमेट चिल्ड्रन को मिलता है, कुछ एज लिमिट उसका है। आप यहाँ पर देखेंगे जो कैटेगरी है इसमें विडोवर को नहीं मिलता। मतलब वाइफ को, अगर हस्बैंड मरेगा तो वाइफ को मिलेगा, वाइफ अगर गुजर जाएगी तो हस्बैंड को नहीं मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये बेनिफिट है, ये एक बायस बेनिफिट है। ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के गुजर जाने से वाइफ को मिलता है, वाइफ के गुजर जाने से हस्बैंड को नहीं मिलता। एक सिचुएशन एराइज हुआ था जहाँ पे हस्बैंड को भी दिया गया था। वो कुछ स्कीम थी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, नहीं तो मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं बता ही दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को उस स्कीम के बारे में पता है, जिस स्कीम में अगर वाइफ आईपी थी और वो गुजर गई तो हस्बैंड को भी पेंशन मिल रहा है। स्कीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद मेटर्निटी बेनिफिट। मेटर्निटी बेनिफिट का कंडीशन ये है कि मिनिमम 70 डेज प्रीसीडिंग टू कंजिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा पुराना वाला ये डेटा है। इसमें क्या है, 26 वीक का इनका मिलता है इनको,
26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, 100% डेली एवरेज वेजेस का होता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यहाँ भी पुराना डेटा था तो इसको मैंने अपडेट किया है। तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस आईपी ही शुड बी एन इंश्योर्ड पर्सन ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो आईपी अगर गुजर जाते हैं इंश्योर्ड एज ए इंश्योर्ड पर्सन, तो उनके अंत्येष्टि के लिए, फ्यूनरल के लिए मैक्सिमम 15,000 उनको, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो उन्होंने वो लास्ट राइट परफॉर्म किया है उनको पे किया जाता है, मैक्सिमम 15,000। अगर कोई क्लेम में 10,000 लिखता है तो हम 10,000 ही पे करेंगे। अगर कोई क्लेम में 11,000 लिखता है 11,000 पे करेंगे। अगर कोई क्लेम में 20,000 लिखता है हम 15 ही पे करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 15 है, ये स्टेबल 15 नहीं है। ठीक है, आपका चैनल जैसे कि जी स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें, और यहाँ पर ये बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, an appeal against the decision of the medical board may be preferred to the medical appeal tribunal। तो मेडिकल बोर्ड का कुछ डिसीजन है, उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। कितने पीरियड में? विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ। आंसर है 3 मंथ। कितना? 3 मंथ। आइए देख लेते हैं कहाँ पर प्रोविजन है। ये प्रोविजन जो है यहाँ पर मेंशन है, इट शुड बी वेरीफाइड दैट इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, वेयर अपील कब होता है? जब नॉट सेटिस्फाइड ही होता है with the decision of the medical board, appeal has been filed with the medical appellate tribunal within 3 months from the date of commencement of the recommendation of the medical board। तो कम्युनिकेशन जब हो जाएगा, कम्युनिकेशन से 3 महीने के भीतर मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल MAT के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 5. The provision of ESI Act can be extended by the state government after giving 1 month notice। कितना टाइम चाहिए? 1 मंथ नोटिस। ये कहाँ पे मेंशन है? ये आपको देखना है, ये ESI एक्ट का सेक्शन 1 है। तो लगे हाथों सेक्शन 1 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 1 जनरली हर एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन का होता है। तो इस एक्ट को ESI एक्ट 1948 के नाम से जाना जाएगा। ये ऑल इंडिया में एक्सटेंड करता है। ये थर्ड देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट और डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये बताइए 1948 में तो एक्ट पास हो गया, ये फोर्स में कब से आया? स्कीम कब से लॉन्च हुआ? स्कीम कब से लॉन्च हुआ? मुझे लगता है हम सबको पता है, याद दिला देते हैं। एवरी ईयर 24 फरवरी को हम लोग एसिक डे सेलिब्रेशन करते हैं। तो 24 फरवरी 1952 को विजेंद्र स्वरूप पार्क कानपुर से ESI स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ESI स्कीम 24 फरवरी 1952 को लॉन्च किया गया कानपुर, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, इसके बाद से क्या? इट शैल अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ऑल फैक्ट्री। तो इस दिन ट्रिगर हुआ, एरिया नोटिफाई करना होता है। उस एरिया में जितने भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री मुझे नोटिफाई नहीं करना है कि इस फैक्ट्री में होगा इस फैक्ट्री में नहीं होगा, एरिया नोटिफाई करना। उस एरिया में जितने भी फैक्ट्री हैं इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, बस एक्सेप्शन क्या है? अदर देन सीजनल फैक्ट्री।
सीजनल फैक्ट्री को ईएसआई एक्ट में नहीं लिया गया था। आज के डेट में कोई सीजनल फैक्ट्री नहीं है। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में डालिए कि सीजनल फैक्ट्री कौन सी है। 6 महीना काम करती हो और 6 महीना नहीं काम करती हो, वो इंस्टीट्यूशन ही, वो फैक्ट्री चल ही नहीं पाएगी। इसलिए आजकल फैक्ट्री जो होती है मल्टीपर्पज वाला काम करती है, उनका साल भर का बिजनेस रहता है। सीजनल फैक्ट्री आज के डेट में हम नहीं देखे। अगर आप देखें तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कंडीशन क्या है? क्या सारे गवर्नमेंट कंपनीज में भी लगा देंगे क्या ये सही है? नहीं। गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट कंपनी को ईएसआई से एग्जेम्प्टेड रखा गया है जिनके एम्प्लॉय ईएसआईसी के इक्विवेलेंट और इससे सुपीरियर बेनिफिट प्राप्त कर रहे हो। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कंपनी फैक्ट्रीज हैं, उस फैक्ट्रीज के जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए वो फैक्ट्रीज अपने तरफ से कुछ स्कीम चलाती है। अगर वो स्कीम ईएसआई स्कीम के जैसा ही है या इससे सुपीरियर है, तो वहां पर ईएसआई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है। The appropriate government may in consultation with corporation and where the appropriate government is the state government। देखिए ये जो क्वेश्चन है, the state government with the approval of central government after giving 1 month notice of its intention to do so। तो 1 महीने का नोटिस दे करके स्टेट गवर्नमेंट जिस जिस एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहती है उस एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो क्लासिफाई कर सकती है। ठीक है। अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाई शैल कंटिन्यू। प्रश्न ये है कि किसी फैक्ट्री या किसी इस्टेब्लिशमेंट में एज ऑन डेट मोर देन 10% थे और 10% के बाद से उसमें से कुछ एग्जेम्प्टेड हो गए और 5 ही बचे, और चाहे उनका बिजनेस कुछ कम हो गया और 5 ही वर्कर एम्प्लॉयज बचे, तो ईएसआई एक्ट वंस इम्प्लीमेंटेड ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड, इट विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर 2 आईपी काम कर रहे हैं तो 2 ही को बेनिफिट दिया जाएगा, एक कर रहा है तो एक को बेनिफिट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैज drastically fallen down below 10, so this factory, this company, this institution, this establishment is exempted। नो, एग्जेम्पशन नहीं है। एक बार ईएसआई स्कीम जिस फैक्ट्री में, जिस इस्टेब्लिशमेंट में इम्प्लीमेंट हो गया, दैट विल कंटिन्यू टू बी गवर्न। ठीक है। आपका दूसरा चैनल SCKV 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोविजन ऑफ ईएसआई एक्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल शैल नॉट एक्सीड ABCDE। जो हमने कॉरपोरेशन का पढ़ा था, ABCDE को छोड़ के बाकी सबके लिए टर्म वहां पर लिखा हुआ था। हाँ, तो डीजी साहब का कुछ अलग से टर्म लिखा है, और डीजी साहब टर्म ऑफ ऑफिस एज ए डीजी मैक्सिमम 5 ईयर तक रह सकते हो। 5 ईयर से ज्यादा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं। तो इसका जो प्रोविजन दिया हुआ है वो रूल 16 में दिया है, प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद कॉर्पोरेशन अपॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड ए फाइनेंशियल कमिश्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक डीजी को और एक फाइनेंशियल कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। ठीक है। डायरेक्टर जनरल शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो डीजी के नाम पर ही कॉर्पोरेशन चलता है, ही विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और क्या बोलना है? तो डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो होल टाइम ऑफिसर होंगे, और दूसरा कोई काम बिना गवर्नमेंट के परमिशन के उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है।
डीजी और फाइनेंशियल कमिश्नर तब तक होल्ड करेंगे अपने पोस्ट को जब तक कोई उनको रिप्लेस करने वाले नहीं आ जाते, लेकिन द डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। ये हमारा क्वेश्चन है। 5 साल से अधिक तक का वो नहीं कर सकते। इनको सैलरी वो मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन 13 में जो हमने अभी स्टडी किया था, उसी वही बेसिस इनके डिस्क्वालिफिकेशन का। तो इस तरीके से डीजी का जो टर्म ऑफ ऑफिस है नॉट एक्सीडिंग 5 साल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। अच्छा, हमने जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन बॉडी हमने पढ़ा था, जिसमें 62 मेंबर्स हैं, राइट फ्रॉम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टू एक्स ऑफिशियो मेंबर डीजी। तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। प्रश्न ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाएंगे? स्टेट लेबर कमिश्नर के द्वारा, स्टेट लेबर मिनिस्टर के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? अगर आपने ठीक से उसको देखा हो तो उसमें मेंशन हुआ है कि 10 एम्प्लॉयर्स रेप एंड 10 एम्प्लॉयज रेप रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। देख लेते हैं। देखिए, यही हम पढ़े थे ना। 1 मेंबर यूनियन टेरिटरीज के लिए हमने देखा था 10 persons रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 persons रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। ESB एक्सटेंडेड सर्विस बेनिफिट इज पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने अवधि तक दे सकते हैं? ABCD है एंड आंसर 2 ईयर है। और इसका हम डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम पूरे ESI स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रखा। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन का जो जो पार्टिकुलर चैप्टर है उस पार्टिकुलर चैप्टर को कवर करते हुए हमने इस सेशन में केवल और केवल 8 क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है। ये सेशन कैसा रहा और ये आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं है? या एक्ट को मैं सेक्शन 1 से पढ़ाना शुरू कर दूं या क्वेश्चन के द्वारा मैं एक्ट को पढ़ाऊं? किस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा? प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अकॉर्डिंगली क्लासेस विल बी करेक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन ट्यूनिंग एजीकेजी स्टडीज एंड एसीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।